Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mehvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. Today we are going to start our new chapter which is reproductive health. In this lecture we are going to study about RCH program, population explosion and methods of contraception. So let's start with RCH program. सबसे पहले 1951 में इंडिया ने सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी कि उन सबको प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के कुछ टारगेट थे, जैसे कि सेक्स क्राइम के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज देना, प्यूबर्टी के दौरान जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं उन सब के बारे में बताना, प्रेगनेंसी, एसटीडी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इस प्रोग्राम का टारगेट था, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अब होता है ना कभी कभी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नर्स नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्सेज, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना इस प्रोग्राम का टारगेट था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ डेटा दे रखा है कि 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन थी, ठीक है। 1 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन थी और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी ये इंडिया की है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी? 6 बिलियन, यानी कि एवरी 6th पर्सन ऑन अर्थ वाज एन इंडियन, ठीक है। 2001 की जब सेंसस रिपोर्ट आई तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो था इंडिया का वो कितना हो गया? 1.7%। इतना इंक्रीमेंट दिखा उसे, ठीक है। 1.7% का क्या मतलब हो गया? यानी कि 17 पर 1000, ठीक है। हर 1000 लोगों में 17 जो है वो इंडियन हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर ग्रोथ होगी तो क्या होगा आने वाले टाइम में कि पॉपुलेशन जो है वो 33 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 2011 में भी सेंसस हुई है। 2011 में ये बताया गया है कि ये जो ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट 2% हो चुकी है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया? 20 पर 1000, ठीक है। ये न्यू डेटा है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखा होगा 2011 की सेंसस का, ठीक है। तो ये सब कुछ था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसलिए इसका नाम दिया गया एक्सप्लोजन, ठीक है, कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि हर 1000 इंडिविजुअल्स में से कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। 1000 इंडिविजुअल्स में बताए जाते हैं, ठीक है। इस चीज पर आप फोकस कीजिएगा, 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। वैसे डेथ रेट जो बताया जाता है वो भी कि हर 1000 इंडिविजुअल्स में से कितने लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, दैट इज नोन एज डेथ रेट। अगेन दिस 1000 इज इंपॉर्टेंट। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या हो जाएगा कि ये जो बर्थ रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, बर्थ रेट जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे? डेथ रेट से, ठीक है। पॉपुलेशन जब ग्रो कर रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होगा? बर्थ रेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा डेथ रेट से। और कभी कभी क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है ना वो डेथ रेट के इक्वल हो जाता है। इस चीज को कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है, मतलब जीरो ग्रोथ रेट है यहाँ पे, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट अगर सेम होती है तब कहा जाता है उसको जीरो ग्रोथ रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये क्या है? नया टर्म कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को ही क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि एक तो वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कि कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि वापस से अगर हम प्रेगनेंसी अटेन करना चाहें तो वो हो जाए, ठीक है। एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द पर्सन। तो ये सब है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके मेथड को पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स है, टेम्पररी मेथड है, परमानेंट मेथड है। सबसे पहले हम लोग टेम्पररी मेथड की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? कोई भी डिवाइस का यूज नहीं होता है,
ना ही कोई मेडिसिन इसमें यूज़ होती है, ठीक है। अब जब ना ही कोई डिवाइस यूज़ हो रहा है, ना ही मेडिसिन यूज़ हो रही है, तो साइड इफेक्ट्स होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए 0 साइड इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। अब जब कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं हो रही तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो साइड इफेक्ट भले ही 0 हो, लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, कम है बहुत, ठीक है। इसमें सबसे पहला मेथड आता है सेफ मेथड, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ये तीनों एक ही टर्म है, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस और रिदम मेथड और सेफ मेथड, ठीक है। ये देखिए, पीरियोडिक मतलब यहाँ पर कुछ पीरियड से रिलेटेड चीजें हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और एब्सटिनेंस का मतलब हो गया एब्सेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो कपल होते हैं ना वो 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 to 29 डेज तक चलती है, ठीक है। अब इसमें जो 10th to 17th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें क्या होता है, ये लोग इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्यों अवॉइड करते हैं इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम पर जो ओव्यूलेशन होता है ना वो बहुत हाई होता है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस डे के 10th to 17th डे के बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इस टाइम पर जो कपल होते हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें क्या है, ये प्रेडिक्टरी मेथड हो गया है ना। अब जैसे किसी को काउंटिंग में गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो कुछ बता नहीं सकते कि उनका 10th to 17th डे कौन सा डे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सक्सेस रेट होगा वो बहुत ही पुअर होगा, है ना, सक्सेस रेट पुअर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आता है विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, देखिए विड्रॉल का क्या मतलब होता है, किसी चीज को हटा देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होते हैं वो इजैकुलेशन के टाइम में अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्यों विड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जो सीमेन है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक ना पहुंच सके, ठीक है। और जब सीमेन नहीं आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया विड्रॉल मेथड। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। देखिए लैक्टेशनल का टर्म आ गया लैक्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब आपको पता ही है, मिल्क फीडिंग, और एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कि इसमें कहा जाता है कि जिस दिन बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, यानी उसको मान लीजिए आप 0 डे, यहां से लेके 6 मंथ्स तक क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये जब प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इन सबको बनने नहीं देता है, इन सबके लेवल को कम रखता है। तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं बनेगा। लेकिन ये भी जो है वो प्रेडिक्टरी मेथड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 6 मंथ तक ही ऐसा हो, उससे पहले भी हो सकता है ओव्यूलेशन हो जाए, ठीक है। ओव्यूलेशन में अगर, ठीक है। तो ये तीनों थे आपके नेचुरल मेथड जो बिल्कुल ही प्रेडिक्टरी मेथड है, ठीक है। इसलिए इन सब में सक्सेस रेट जो होगा वो पूरा का पूरा पुअर होगा, बिल्कुल, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए साइड इफेक्ट जो होंगे वो बिल्कुल नील होंगे। नेक्स्ट मेथड की तरफ अब हम लोग चलते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है कि इसमें हम लोग फिजिकली स्पर्म और ओवम को मीट करने से रोक रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम जिसको फीमेल शील्ड भी कहते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। देखिए ये चारों चीजें ना ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, फॉर फीमेल्स ओनली, ठीक है। ये सारी चीजें, कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट कैप्स, ठीक है। इसमें से जो कॉन्डोम होता है ना ये डिस्पोजेबल होता है, कॉन्डोम्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट कैप्स, ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल। कॉन्डोम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये एसटीडीज से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एसटीडीज। एसटीडीज आपको पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इससे एसटीडीज के बारे में भी। तो सिर्फ ये कॉन्डोम जो है वो प्रिवेंट करता है एसटीडीज, बाकी ये सारी जो चीजें हैं ना, डायफ्राम वगैरह, ये सब एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं, ठीक है। डू नॉट प्रिवेंट एसटीडीज, कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करते हैं लेकिन एसटीडीज से आपको नहीं बचाते हैं। तो ये था बैरियर, और ये सारी चीजें जो है वो रबर की बनी हुई होती हैं, ठीक है। और सेल्फ इंसर्टेड होती हैं ये, और ये क्या करती हैं,
यूजर्स को प्राइवेसी देती हैं, ठीक है, सेल्फ इंसर्टेड होती हैं इसलिए। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बैरियर्स आर मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स शीट एंड दे आर सेल्फ इंसर्टेड एंड गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में क्या होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल को यूज किया जाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, उन सारे केमिकल्स में स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को कैसे किल करना है वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ठीक है। इसको जो है वजाइना में अप्लाई किया जाता है बिफोर क्वाइटस। इसमें कुछ क्रीम्स, जेलीज ये सब आते हैं, ठीक है, एंड टैबलेट्स, ठीक है। इन सब के नाम आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रीम्स का यूज होता है। और इन क्रीम्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। जैसे ये स्पर्म वेजाइना में एंटर करेगा वो उसे खत्म कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आईयूडीज के बारे में। आईयूडी इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकता है ये। अब देखिए ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, अवेलेबल फॉर फीमेल्स ओनली, लेकिन ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। इसको इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ डॉक्टर्स के हेल्प चाहिए होती हैं, डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि इसको यूट्रस के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस एंटर करने वाली है, ठीक है, तो वो तो डॉक्टर के हेल्प से ही होगी। अब ये 3 तरह की होती है। सबसे पहला आता है इसमें इनर्ट आईयूडीज। इनर्ट आईयूडीज को एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 3 आईयूडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उन सब में एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिप्स लूप। सबसे पहला क्या है, लिप्स लूप। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करा देता है, ठीक है, प्रोमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करा देता है। नेक्स्ट इसमें आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। इस तीनों का नाम आपको अच्छे से याद करना है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये क्या करता है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है। अब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये जल्दी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं सकता है ना। तो अगर ओव्यूलेशन हुआ भी तो वो एग जो है स्पर्म के पहुंचने से पहले डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हार्मोन रिलीजिंग। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। अगेन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये हार्मोन रिलीजिंग में क्या होता है, ये तो सबसे पहले एक ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, मान लीजिए कि अगर ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ठीक है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन को कैसे रोकता है, इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, इम्प्लांटेशन एक तो यूट्रस में होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में। तो ये एंडोमेट्रियम को मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि इम्प्लांटेशन के लिए क्या होना चाहिए, कि एंडोमेट्रियम जो है पूरी तैयारी करता है खुद की, ठीक है, ताकि वो जो एम्ब्रियो आ रहा है उसको प्रॉपर्ली वो वहाँ पर रख सके, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होती ही नहीं है कुछ भी ऐसी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो होता है उतना सूटेबल नहीं होता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये इम्प्लांटेशन रोक देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन को भी रोक देता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मैंने इम्प्लांटेशन पहले पढ़ा दिया, फर्टिलाइजेशन को भी रोक देता है। कैसे रोकता है फर्टिलाइजेशन को, वही जो स्पर्म है वो जैसे सर्विकल रीजन में पहुंचना है ना, तो वहां पर जो उसकी म्यूकस है वो इतनी थिक हो जाती है कि वो स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देती है, उसकी स्पर्म के मूवमेंट को रोक देती है, ठीक है, जिस वजह से स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकता है और नहीं पहुंच पाता है और फिर फर्टिलाइजेशन रुक जाती है, ठीक है। तो इसने इन तीनों चीज को प्रिवेंट किया, ओव्यूलेशन को भी, फर्टिलाइजेशन को भी और इम्प्लांटेशन को भी, ठीक है। और ये जो आईयूडीज है ना, ये ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स ज़्यादातर इस मेथड को ही यूज़ करती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, ठीक है। कम से कम ये 3 to 5 ईयर्स तक, ये एवरेज ईयर्स है कि 3 to 5 ईयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन ये प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ये जा सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये भी फीमेल्स के लिए ही, अब मेल के लिए भी आने लगे हैं लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फीमेल्स के लिए है ये। और 2 तरह की होती है, मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स, ठीक है। मिनी पिल्स जो होता है इसको डेली लेना पड़ता है, डेली लेना पड़ता है इसको, ठीक है। और और इसमें जो होता है ना मिनी पिल्स में, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो कंबाइंड पिल्स होता है ना, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों मिला हुआ होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन।
ठीक है, दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है कंबाइंड पिल्स में, देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। माला डी वगैरह आप जानते ही होंगे, और एक है माला एन, ये इनके एग्जाम्पल है। कंबाइंड पिल्स का मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना 28 या 29 डेज की, और आपको पता है इसमें से शुरू के जो 5 डेज होते हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग फेज होता है ये, ठीक है। तो शुरू के 5 दिन को छोड़कर इसे लगातार कहाँ तक खाया जाता है, 21 डेज तक, ठीक है। इसे भी डेली ही लिया जाता है, लेकिन कब रोक दिया जाता है इसे, जब ब्लीडिंग फेज आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पर इसे रोक दिया जाता है, ठीक है। वहां पर इस पिल्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें जो ये प्रोजेस्टेरॉन का यूज होता है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जब हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, ठीक है। तो इस पिल्स को लेने के टाइम में पीरियड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन जो होता है उसको रोक देता है, मतलब प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ठीक है। बाई चांस ओव्यूलेशन हो भी सकते हैं तो पीरियड्स हो जाएगा, लेकिन मोस्टली इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिस वजह से पीरियड्स जो है वो रुक जाता है, तभी ये यूज किया जाता है माला डी, ठीक है। और इनका जो मैकेनिज्म होता है ना ओसीपी का, वो बिल्कुल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की तरह होता है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ हार्मोन रिलीजिंग का पढ़ाया है ना, जो मैकेनिज्म की ओव्यूलेशन को रोक देता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन को जैसे जैसे रोकता है, किस तरह से रोकता है, वही मैकेनिज्म पिल्स का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा है ना ओसीपीज वर्क सेम लाइक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नेक्स्ट अब हम लोग एक सहेली पिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सहेली पिल जो है ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, लेकिन ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब होता है कि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होंगे, स्टेरॉइडल हार्मोन्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। ये ओव्यूलेशन को तो नहीं रोकता है, लेकिन ये इम्प्लांटेशन को रोक देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सहेली पिल जो होता है ये ओव्यूलेशन को रोक सकता है, लेकिन ओव्यूलेशन को नहीं रोक सकता है, लेकिन वो इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन को वैसे रोकेगा, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट नहीं करवाएगा ठीक से, ठीक है। और ये वंस अ वीक पिल होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। बाकी सारे पिल्स को डेली यूज करना पड़ रहा था, लेकिन इसको क्या है वीक में सिर्फ एक ही दिन यूज लेना है, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये क्या है, इंजेक्शंस, इंजेक्शंस के जरिए भी हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये भी अब इंजेक्शन भी सिर्फ किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ठीक है। वही चीज है, ओव्यूलेशन रोक देगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, इम्प्लांटेशन रुक जाएगा, ठीक है। और इसका भी जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की तरह होता है, ठीक है। तो आप देखिए आईयूडीज पढ़ने के बाद जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनका मैकेनिज्म बिल्कुल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की तरह ही होता जा रहा है, ठीक है। जैसे पिल्स का भी, इंजेक्शंस का भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स जो होता है ये भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि अप टू 5 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तो आईयूडीज ही प्रोवाइड करेगा 10 ईयर्स तक, ठीक है। इम्प्लांट्स जो होता है ना वो स्किन के नीचे लिया जाता है, ठीक है। अपर आर्म जो होता है ना, हैंड का अपर आर्म जो होता है उसमें हम स्किन के नीचे इम्प्लांट्स को लिया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह का इम्प्लांट्स होता है, ये देखिए, ठीक है। ये जो होता है ना इसमें सिलिकॉन की स्टिक होती है, 6 सिलिकॉन की स्टिक होती है, ठीक है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये जो स्टिक्स बने हुए हैं ना, ये जो स्टिक है ना इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। और ये स्टिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, बिल्कुल फैन लाइक मैनर, आप देख रहे हैं ना पंखे की तरह से, लाइक जैपनीज फैन, ठीक है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की तरह होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की तरह होता है, मतलब ओव्यूलेशन रोकेगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन सब कुछ को रोक देगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, सिंगल पिल ट्रीटमेंट है, मतलब एक ही पिल दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इमरजेंसी में तो एक ही पिल दी जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसको याद रखना है कि इसमें कौन सी चीजें होती है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। इसमें एक पिल का नाम दिया हुआ है मिफेप्रिस्टोन पिल, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये देखिए एंटी प्रोजेस्टेरॉन का क्या मतलब हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाता है ये, ठीक है। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाता है, ताकि वहां पे मतलब एक तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल दिया गया, मतलब ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की शेडिंग कर देगा, यानी इंप्लांटेशन को नहीं होने देगा, ठीक है, रोक देगा इंप्लांटेशन को। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कब किया जाता है, इमरजेंसी पिल्स का यूज कब किया जाता है, जैसे कि व्हेन कपल फॉरगॉट टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या फिर रेप केसेस आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस आते हैं, तो उन सब में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें यही सिंगल पिल दी जाते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये मेथड परमानेंट मेथड है, ये लास्ट मेथड भी है और ये परमानेंट मेथड है। इससे पहले हमने जितने मेथड पढ़े वो सब टेम्पररी मेथड थे, कि आप जब तक चाहे प्रेगनेंसी को रोकना तब तक के लिए वो सारे डिवाइसेस यूजफुल हैं, और ये परमानेंट मेथड है। इसके
इसको करवाने के बाद वापस से प्रेगनेंसी अटेन नहीं की जा सकती है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं ये टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैसेक्टोमी के बारे में। वैसेक्टोमी जो होती है सबसे पहले ये मेल्स में कराई जाती है। नाम से ही लग रहा है इसमें वास्ट डिफरेंस का कुछ होना है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वैसेक्टोमी देखिए इसमें क्या होता है कि जो दो वास्ट डिफरेंशिया होते हैं ना, टेस्टिस जो था वो वन पेयर था है ना, तो एक इधर होंगे एक इधर होंगे, यानी कि दोनों ये वास्ट डिफरेंशिया जो स्पर्म को लेके जा रहा था, ठीक है। इस दोनों वास्ट डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, इसको काट दिया जाता है, ठीक है। कट कर दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है वास्ट डिफरेंशिया को, ठीक है। और इसमें जो होता है स्क्रॉटम पर कट लगाया जाता है। कहाँ पर कट लगाया जाता है, स्क्रॉटम पर। सबसे पहले स्क्रॉटम पर कट लगाया जाता है और फिर वहां से वास्ट डिफरेंशिया को कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर अब ये जो मेल पार्टनर है ये इजैकुलेशन में स्पर्म को वेजाइना तक ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ब्लॉक्स स्पर्म ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म बनेगा ही नहीं, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी लेकिन स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ठीक है। ये देखिए वैसेक्टोमी में ये वास्ट डिफरेंशिया है, इसको बीच से काट दिया गया और इसको बांध दिया गया। इधर वाले वास्ट डिफरेंशिया को भी यहाँ से काट दिया गया और इसे बांध दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म निकलेगा लेकिन ये यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये फीमेल में कराई जाती है और इसके नाम से लग रहा है कि इसमें फेलोपियन ट्यूब का कुछ होगा। फेलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब से ही नाम आया ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एब्डोमेन में कट लगाया जाता है, स्किन की एब्डोमेन पे कट लगाया जाता है और फिर वहां से फेलोपियन ट्यूब को जो है काट दिया जाता है और उसको भी बांध दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एग होगा उसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ठीक है। वहां स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा था, यहाँ एग के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। ब्लॉक्स एग ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ भी क्या होगा कि oogenesis तो होगी लेकिन एग का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। एग आगे जाएगा ही नहीं, फेलोपियन ट्यूब में आगे जाएगा तभी तो स्पर्म के आने की वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो आगे के रीजन तक एग पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। वहीं पर जो है रुक जाता है और वहीं से डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ट्यूबेक्टोमी, इसमें देखिए ये फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ से कट कर दिया गया, इसे बांध दिया गया, इधर भी कट कर दिया गया और इसे बांध दिया गया। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्रॉटम पर कट लगाया गया था और यहाँ एब्डोमेन पर कट लगाया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो टेस्टिस है वो तो स्क्रॉटम में ही लोकेटेड है ना, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आपको पढ़ाया था ना पहले। और ये जो ओवरी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो इस वजह से उसमें एब्डोमेन पर कट लगाया जाता है और इसमें स्क्रॉटम पर कट लगाया जाता है। तो ये सब कुछ था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी वो सारे डिवाइसेस जिनसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।